नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट पॉइंट कोचिंग सेंटर से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था क्या, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, भारत में सर्वप्रथम एक गुलाम वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की। लेकिन आपको पता है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की और उसी को क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत ये 1206 से लेकर और लगभग 1206 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1290 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत में पूरा चलता है। क्या होता है, ये गुलाम वंश चलता है, क्योंकि भारत का ये दुर्भाग्य था जो एक गुलामों ने क्या किया, भारत पर राज किया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका ही एक कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की ही एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना। और यही भारत की प्रथम महिला शासिका है जिन्होंने भारत पर राज किया था। लेकिन ये सफलतापूर्वक गद्दी हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन ये फिर भी क्या, एक रजिया है, तो इन्होंने क्या किया, भारत में राज किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इल्तुतमिश। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी 1210 में क्या हो जाती है, घोड़े से गिरने के कारण क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है, जो सुभ्रक नाम का घोड़ा था वो क्या करता है, वो घोड़े से उसको गिरा देता है और गिराने के बाद में वो घोड़े के जो पैर होते हैं वो अपने पैरों से लगातार उस पर प्रहार करता है, उसकी चेस्ट पे, और इतने प्रहार करता है और फिर में अंतिम में जाके क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जो उसका वो था, घोड़े के जिसका वो घोड़ा था कुंवर सा करण सा, और वो कुंवर सा करण सा को बिठा कर और सीधा कहा जाता है अपने उदयपुर। और उदयपुर में जैसे ही पहुंचता है तो वहां पे क्या हो जाता है, उसकी घोड़े की सुभ्रक की मृत्यु हो जाती है। तो 1210 ईस्वी में क्या हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो सर्वप्रथम क्या बनाई थी, लाहौर अपनी राजधानी बनाई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहां पर है, वो लाहौर में ही उसका मकबरा है। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां है, वो लाहौर में स्थित है। देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु होने के बाद में इसी का ही एक पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। ये 8 माह के लिए गद्दी पर बैठा। ये इतना अयोग्य शासक घोषित किया गया क्योंकि ये क्या था, ये नशीला पदार्थ ज्यादा यूज करता था, मदिरा पान करता था। तो इसको देखते ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, इल्तुतमिश के साथ में। इल्तुतमिश के साथ में विवाह किया था। और इसके बाद में क्या होता है, जब ये आराम शाह गद्दी पे बैठा, और इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। तो इसको पता चला कि जो मेरे ससुर जी हैं वो खत्म हो गए हैं, और कौन बैठ गया गद्दी पे, मेरा जो उसका बेटा है आराम शाह, वो गद्दी पे बैठ गया। और तुरंत ही यहाँ से चलता है बदायूं से और आ जाता है और आराम शाह से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर देता है और इसकी हत्या कर देता है। और दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठ जाता है, फिर इल्तुतमिश जैसी दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि नाम मात्र के लिए 1206 ईस्वी में किसने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने स्थापना की थी। और अंतिम तरीके से जो उसको सही तरीके से जो पहुंचाया था वो किसने पहुंचाया था, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, ये क्या था, ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था और ये भी गोरी का गुलाम था। तो इस तरीके क्या था, गुलामों ने भारत पर राज किया था। जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा, अब इसको लाहौर पसंद नहीं आया और इसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहां पर, लाहौर से कहां ले आया, दिल्ली। और तब से लेके आज तक दिल्ली पे क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा इतिहास है, हम बीच बीच में इनको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जब ये इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली परिवर्तन कर दी, अब दिल्ली में रहने लगा। इसी की ही एक पुत्र थी जिसका नाम था रजिया।
रजिया। ये अपनी पुत्री से बहुत बहुत प्रेम करता था और इसने पहले ही बोल दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद में जो गद्दी पे बैठेगी वो मेरी पुत्री रजिया बैठेगी। जैसे ही इसको बहुत डर था इल्तुतमिश को कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पुत्री का कोई हत्या कर दे, पुत्री कोई हत्या कर दे। तो इसी के लिए इसने एक बॉडीगार्ड अंगरक्षक नियुक्त किया जिसका नाम था याकूत हवसी। याकूत हवसी। अब शुरू में जब भी ये रजिया कहीं जाती थी याकूत हवसी उसके पीछे पीछे जाता था। ये रजिया इससे जलती थी बहुत ज्यादा, इससे कहती थी कि तू हट जा, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये कहता था कि तेरे पिताजी ने मुझे नियुक्त किया है तेरी रक्षा के लिए, तो मैं बॉडीगार्ड हूँ, बॉडी के साथ में ही रहूंगा। तो हमेशा इसके साथ रहता था। ये इससे परेशान और ये इससे परेशान, दोनों परेशानी रहती थी इस तरीके से। तो होता क्या यहाँ पे, जो इल्तुतमिश था ये तो दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था। जैसे ये गद्दी पे बैठा हुआ था तो बताते हैं कि जिस तरीके से ये गद्दी पे बैठा था तो यही अपने कहां से, तुर्क से बहुत सारे लोग लाया और उन लोगों का कार्य क्या था, जो नियम कानून व्यवस्था बनाने का कार्य था और अंतिम रूप से इसके सामने वो पेश किया जाता था और अंतिम में यही उस पर क्या मोहर लगाता था, सिग्नेचर करता था, जो नियम कानून बनते थे और वो पूरे भारत में लागू किए जाते थे। तो उसी को कहते हैं तुर्काने चहलगानी। चहलगानी या 40 तुर्क सरदार। 40 तुर्क सरदार। तो ये कहां से लाया था, अपने तुर्क से लाया था। ये तुर्काने चहलगानी, इनको एक नाम दिया गया तुर्काने चहलगानी और 40 तुर्क सरदार। तो ये क्या करते थे, नियम कानून बनाते थे और अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर ये करता और वो नियम कानून फिर वो पूरे भारत में चलते थे। तो इस तरीके से ये कार्य करते गया। और आपको पता है जो कुतुब मीनार थी, कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन उसका जो शेष कार्य जो था कुतुब मीनार का, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का जो निर्माण कराया था वो इल्तुतमिश ने ही कराया। जब इल्तुतमिश ने ये निर्माण करा दिया था और इसकी अंतिम जो मंजिल थी वो 5वीं मंजिल जो थी वो फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक वंश का शासक था, उसने किया था। तो इल्तुतमिश ने ही क्या किया, इसका एक पुत्र था, उस पुत्र के नाम पे ही इसने भारत में सर्वप्रथम सुल्तानगढ़ी एक मकबरा बनाया और भारत में बनने वाला प्रथम जो मकबरा था वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था, जो इसका पुत्र था नासरुद्दीन महमूद। इसके नाम पे भारत में सर्वप्रथम बनने वाला मकबरा जो था वो सुल्तानगढ़ी था, जो अपने पुत्र के नाम पे इसने बनवाया था। और भारत में ही बनने वाला सर्वप्रथम मदरसा जो बनवाया था, मदरसा, वो इल्तुतमिश ने बनवाया था, जिसका नाम था मदरसा-ए नासूर। तो भारत में बनने वाला सर्वप्रथम मकबरा जो था वो मदरसा-ए नासूर, वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इसने क्या किया, भारत में सर्वप्रथम जीतल और तांबे के सिक्के चलाए और इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया, इसने टका। और इस पे क्या करता था ये, इस पे अपनी पुत्री जो थी रजिया का नाम इस पे अंकित कराया था और अपना भी नाम अंकित कराया था। तो भारत में सर्वप्रथम जो सिक्कों पे जो नाम प्रचलित करवाया था वो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री के ही कराया था। तो इस तरीके से भारत में इसने अनेक कार्य किए, बहुत ज्यादा। और इसी के ही समय में मंगोलों ने आक्रमण किए थे और इसने मंगोलों को कभी भी भारत में घुसने नहीं दिया, क्योंकि मंगोलों का उस समय जो शासक था वो चंगेज खां था और चंगेज खां को कभी भी इसने भारत में प्रवेश करने नहीं दिया। तो लगभग इसके समय में बहुत बार आक्रमण किए चंगेज खां ने, लेकिन वो भारत में कभी भी अंदर नहीं आ पाए थे। तो क्या हुआ, जब ये रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी थी, उससे पहले जो था ये इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद में इसी की पुत्री जो थी रजिया, ये दिल्ली की गद्दी पे बैठती है। जैसे ही गद्दी बैठती है, उससे पहले क्या करता था ये इल्तुतमिश, जो दक्षिण भारत था,
तो यहाँ पे ये उत्तर भारत में तो रहते थे और उत्तर भारत में इसने सारा ये पूरा का पूरा क्षेत्र विजित कर रखा था। तो इसे लगा कि मुझे दक्षिण भारत की तरफ जाना चाहिए और दक्षिण भारत में क्या करना चाहिए, अपना और ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए और वहां का राज्याभिषेक देखना चाहिए। तो इसको देखते हुए यहाँ से ये दक्षिण भारत की तरफ जैसे ही मुड़ा, यहाँ पे नीचे की तरफ आया और यहाँ पे बारिश इतनी अधिक पड़ी और बारिश इतनी अधिक पड़ने के कारण यहाँ पे क्या इसको भीग गया और इसको ज्वर आया, ज्वर बुखार बोलते हैं, और वहीं पे क्या हो जाती है इसकी 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे इसकी मृत्यु होती है, अब दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठता है, इसकी पुत्री रजिया। जब ये गद्दी पे बैठती है तो भारत में बनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो थी वो रजिया ही थी। रजिया एक ऐसी शासिका थी, लेकिन इसको कोई नहीं चाहता था कि हाँ कोई महिला भारत पर राज करे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो प्राचीन इतिहास था उसमें महिलाओं को बिल्कुल भी मतलब किसी गद्दी पे बैठने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर रजिया जो थी एक महिला ही थी। अगर ये लड़का होता तो ये बहुत ज्यादा भारत में इसका नाम बहुत अच्छा होता। तो इसको देखते हुए जो रजिया थी और इसके पिताजी कौन लाए थे, 40 तुर्क सरदार। कहां से लाए थे, अपने तुर्क से लाए थे। और ये 40 तुर्क सरदार क्या करते थे, ये रजिया को इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे विद्रोह कराते थे, डराते थे ताकि ये गद्दी से हट जाए। और रजिया जो थी जब राजमहल में आती थी तो ये टोपी और कुला बोलते हैं जिसको, कोट, तो वो पहन कर आती थी और ये बताते हैं कि इतनी उस समय की सबसे खूबसूरत महिला थी ये। लेकिन इसका कारण यही था, बस ये एक महिला थी इसलिए राजगद्दी पर ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाए। क्योंकि ये 40 तुर्क सरदार थे, ये कभी नहीं चाहते थे कि एक महिला हम पे शासक राज करे। तो इसको देखते हुए 40 तुर्क सरदार क्या करते थे, भारत में इनडायरेक्ट तरीके से दिल्ली में आक्रमण करते रहते थे और जिनको ये रजिया दबाती भी थी। तो उसी में ही एक विद्रोह हुआ था दिल्ली में एक विद्रोह हुआ था और उसको रजिया ने सफलतापूर्वक इस विद्रोह को यहाँ पर दबा दिया। दबाने के बाद में अब दूसरा जो विद्रोह हुआ था, दो व्यक्ति थे, आयाज और जायद, ये दो व्यक्ति थे और इन दोनों व्यक्तियों ने कहां पर, तक्षशिला अब तो पाकिस्तान में पड़ता है। तो तक्षशिला में इन दोनों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह इतना खतरनाक कर दिया इन्होंने, यहाँ पर रजिया को कुर्सी छोड़ने पे मजबूर कर दिया और रजिया सीधी कहाँ गई, तक्षशिला गई और इन दोनों को कहां पर ये बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद में इनको जेल में बंद कर दिया। अब ये 40 तुर्क सरदार जो थे ये इसको बहुत परेशान करते थे रजिया को, और इसको मार भी नहीं सकते थे क्योंकि इसका बॉडीगार्ड कौन था, याकूत हवसी। क्योंकि इन्हें डर था, क्योंकि ये जो बॉडीगार्ड था इसका याकूत हवसी, ये बहुत बहादुर था। लगभग बताते हैं कि 8-10 लोगों के ये अकेला बराबर था, क्योंकि 10-12 आ जाए तो ये अकेला उनके लिए काफी था, इतना हष्ट-पुष्ट था, मतलब पहलवान था। तो इसको देखते हुए ये डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो याकूत हवसी हमको मार दे। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट तरीके से इसके खिलाफ ये विद्रोह करते रहते थे। जब ये विद्रोह वगैरह चलता रहा, एक भटिंडा पड़ता है, भटिंडा, और उस समय भटिंडा का जो सूबेदार था वो था अल्तूनिया। भटिंडा पड़ता है पंजाब में और पंजाब का जो वो गवर्नर था, सूबेदार था, वो था अल्तूनिया। अब ये 40 तुर्क सरदार कहां पर गए, अल्तूनिया के पास में, और अल्तूनिया से कहा कि क्या हो, कि सूबेदार हो, सूबेदारी रहोगे या दिल्ली की गद्दी पे बैठोगे। तो इसने कहा ठीक है मैं तो गद्दी पे बैठ जाऊंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इन 40 तुर्क सरदारों ने इसको ऐसा भड़काया और ये 40 तुर्क सरदार और ये अल्तूनिया, ये सारे के सारे मिलने के बाद में किस पर, रजिया पर आक्रमण कर दिया। और रजिया पर आक्रमण कर दिया और यहाँ पे जो था याकूत हवसी इसके साथ में था, यहाँ पे याकूत हवसी मारा गया और रजिया जो थी ये भी मरने वाली थी। लेकिन अल्तूनिया ने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छी सुंदरी है, क्यों ना इससे निकाह किया जाए, शादी नहीं निकाह। तो इसको क्या कर लिया, यहाँ पे 40 तुर्क सरदार ने कहा कि आप एक काम करो, रजिया को लेकर कहाँ चले जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ कुछ दिन के लिए। क्योंकि अभी ऐसा होता है ना कि जब सत्ता में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो कुछ दिन के लिए विवाद ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इसको रजिया को लेकर अल्तूनिया कहां पर आ गया, अपने भटिंडा आ गए। यहाँ पर भटिंडा जैसे ही आया, अब ये जो 40 तुर्क सरदार थे, जो रजिया का भाई था एक, जिसका नाम था बहराम शाह,
बहराम शाह, इसको गद्दी में बिठा दिया यहाँ पर 40 सरदारों ने बहराम शाह को। जब बहराम शाह गद्दी में बैठा, अब ये बात किसको बता दी, पता चली अल्तुनिया को, कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मुझे वहां से भगा दिया और किसको बैठा दिया, बहराम शाह को यहाँ गद्दी में बैठा दिया। अब जो रजिया थी, रजिया भी सोचने लगी कि मैं जिससे प्रेम करती थी याकूत हवसी, धीरे धीरे इसको प्रेम भी हो गया था इससे, तो ये सोचने लगी कि जिससे मैं प्रेम करती थी याकूत हवसी, वो भी योद्धा तो था, लेकिन वो योद्धा ज्यादा था और ये योद्धा कम है तो ये भी योद्धा, लेकिन क्या करूं, अब मजबूरी है। तो रजिया ने क्या किया, अल्तुनिया से यहाँ पर निकाह कर लिया कि मुझे दिल्ली की गद्दी प्राप्त करनी है तो कहीं ना कहीं अल्तुनिया से विवाह करना पड़ेगा। तो यहाँ से इससे निकाह करने के बाद में, और जब ये दोनों एक हो जाते हैं, अल्तुनिया और रजिया, अब ये दोनों के दोनों कहाँ चल देते हैं कि दिल्ली की तरफ चलते हैं। और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था उस समय, बहराम शाह। तो यहाँ पे जब रजिया और अल्तुनिया दोनों यहाँ से चलते हैं भटिंडा से, अब रजिया इससे बोलती है अल्तुनिया से कि रुको, हमारे साथ 2 व्यक्ति और हैं, क्योंकि आपको पता है जब दिल्ली में विद्रोह हुआ था उसके बाद में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, तो उसको दबाने के लिए रजिया ने, वहां पर 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था अयाज और जायज, इनको जेल में बंद कर दिया था। तो इसने कहा रजिया ने कि हमारे साथ 2 व्यक्ति और हो जाएंगे, जितने अधिक से अधिक हो जाएंगे उतना ठीक रहेगा। तो अल्तुनिया और रजिया और अयाज और जायज ये सारे मिलके चलने लगे दिल्ली की तरफ, और जैसे दिल्ली की तरफ पहुंचे और रास्ते में जंगल पड़ा, और जंगल में ये क्या यहाँ पर सो रहे थे रात को, और इन 40 तुर्क सरदारों को पता चला, और जैसे ही पता चला ये यहाँ पर आ गए और पीछे से अल्तुनिया की भी हत्या कर दी, रजिया की भी कर दी, और अयाज और जायज की भी इस तरीके से हत्या कर दी। तो इस तरीके से रजिया जो थी इसकी भी हत्या कर दी है, सारे के सारे यहाँ पर खत्म हो गए थे। जो बहराम शाह था यहाँ पर कुछ समय के लिए शासक बना, लेकिन इसको भी क्या किया, इन 40 तुर्क सरदारों ने यहाँ से हटा दिया। अब हटाने के बाद में, अब ये जो 40 तुर्क सरदार थे, इन्होंने ही अपने में से ही एक इन्होंने ही अपने में से एक 40 तुर्क सरदारों ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद, और इसको क्या करा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। जैसे इसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, बैठाने के बाद में ये इतना सीधा व्यक्ति था, इसने राजकोष से कभी भी 1 रुपया नहीं लिया। तो जब इसने राजकोष से अपने 1 भी रुपया नहीं लिया, तो ये इसका घर का गुजारा कहां से होता था, घर का खर्चा कहां से चलता था। तो ये क्या करता था, ये कुरान की लिपि होती थी ना, उन लिपियों को लिखता था, और जो टोपी होती थी उन टोपियों को सिल के ये अपने घर का गुजारा करता था नासरुद्दीन महमूद। तो इस तरीके से इसका घर का खर्चा चलता रहा। तो जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश भी क्या लाया था, एक गुलाम लाया था, इल्तुतमिश भी एक गुलाम लाया था जिसका नाम था बलबन। ये बलबन क्या था, ये बहुत छोटा था उस समय और बहुत काला और मोटा, गोल मटोल था बिल्कुल। जब ये मैंने बताया आपको जो अरब कंट्रीज पड़ती हैं तो वहां पे एक पैठ लगती है, और इस पैठ में जो था ये बलबन, इसको कोई खरीद नहीं रहा था, और ये 4-5 वर्ष हो गए इसको कोई खरीद नहीं रहा था। जब इल्तुतमिश उस बाजार में पहुंचा, वहां पे पहुंचने के बाद में बलबन सीधा उसके पैरों में गिर गया कि महाराज मुझे खरीद लो, और मुझे अभी तक किसी ने नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा इसे, क्योंकि ये काला था और बिल्कुल मोटा था, गोल मटोल था, तो इसको खरीदा नहीं। अब इसको देखते हुए इल्तुतमिश को इस पर दया आ जाती है और इसको ये खरीद लेता है, और खरीदने के बाद में कहाँ ले आता है, दिल्ली में ले आता है। लाने के बाद में इसको खूब अच्छे से खिलाया पिलाया जाता था, एक तो मोटा था और खिलाया पिलाया गया तो और भी ज्यादा मोटा हो गया ये। इसको तलवार भाले अच्छे से चलाने सिखाने के बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, मैंने बताया 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो बलबन की शादी हुई। शादी होने के बाद में इसकी पुत्री थी, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो किया वो नासरुद्दीन महमूद से किया। नासरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब जो नासरुद्दीन महमूद था, ये जितने भी कार्य करता था वो सारे कार्य किससे पूछ कर करता था, बलबन से। क्योंकि बलबन ऐसा था कि जब इसकी सेना भर्ती हुआ था इल्तुतमिश की, तो जब ये मर गया फिर इसकी सेना भर्ती हो गया,
तो ये क्या था, एक सूबेदार था, बहुत छोटी पोस्ट पे था, है ना, जैसे कांस्टेबल हो गया, हवलदार हो गया, हवलदार से फिर ऊपर कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से ऊपर, इस तरीके से पोस्ट इसकी जैसी ये नीचे था, जब इसका सेनापति बना थोड़ी पोस्ट ऊपर हुई, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया थोड़ी पोस्ट ऊपर हुई, तो इस तरीके से इसके रिलेशन में ये बदल गया। तो इसने क्या किया, नासरुद्दीन महमूद जितने भी कार्य करता था वो सब कुछ किससे पूछ कर करता था, बलबन से। और नासरुद्दीन महमूद ने बोल दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद में जो गद्दी पे बैठेगा वो कौन बनेगा, बलबन बैठेगा। अब बलबन को कहाँ इंतजार था इतना, और तुरंत ही इसने मौका देखा और इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और दिल्ली गद्दी पर कौन बैठ गया, बलबन, गियासुद्दीन बलबन। बलबन एक ऐसा शासक था जो 20 साल तक सिपाही और 20 साल तक क्या राजा बना था दिल्ली की गद्दी पर। ये बलबन एक ऐसा शासक था जो 20 साल तक राजा था, मतलब शासक बना, और 20 साल तक क्या बना, सिपाही बना था बलबन। जब बलबन गद्दी पे बैठा, बैठने के बाद में अब मैंने बताया ये बहुत काला था और मोटा था, इसकी बात कोई सुनता नहीं था। जैसे ये गद्दी पे बैठा दिल्ली की, बैठने के बाद में अब लोग क्या कह देते हैं, हम इसकी बात मानेंगे, ये तो एक गुलाम है, और क्या है, काला और मोटा, इसकी बात तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो लोग इसकी बात बिल्कुल नहीं मानते थे, तो इसने क्या करा, कुछ प्रथाएं चलाई। सबसे पहले इसने सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस ये प्रथा चलाई। ये क्या होती थी कि जो भी व्यक्ति जिसको भी जैसा कार्य कराना है, मुझसे यहाँ पर मेरे दरबार में आना है, कुछ मदद चाहिए, तो वो क्या, सिजदा और पाबोस, मतलब सर झुकाएगा इस तरीके से, और क्या करेगा, मेरे पाबोस मतलब क्या होता है, पैर, मेरे पैर चूमेगा इस तरीके से। तो ये नीति इसने अपनाई। और दूसरी नीति जो अपनाई इसने इसकी, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जो बलबन था, रक्त एवं लोह, रक्त एवं लोह की नीति इसने अपनाई। ये नीति कैसी होती थी कि जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको क्या कर दूंगा, उसको ये काटता था, और काटने के बाद में जो समुद्र होता है, नदी होती है, उस नदी पर उसको उल्टा लटका देता था इस तरीके से कि ये समझो ये नदी कोई बह रही है, ये नदी बह रही है, और इस पे क्या बंधे हुए थे, ऊपर तार बंधे हुए थे, और ये तार क्या करते थे, ये जो व्यक्ति होते थे इन पे इसको उल्टा लटका देता था गर्दन काट के, और ये नदी में पूरा का पूरा क्या जाता था, खून ही खून बहता हुआ जाता था। इतनी लाल लाल ये नदी पूरी चलती रहती थी। तो इस तरीके से बलबन गद्दी में बैठा। अब जो कल हम जो पढ़ेंगे वो बलबन के बाद में आगे किस तरीके से गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स, और क्यूमर्स की हत्या करके गद्दी पर कौन बैठा, जो खिलजी वंश शुरू हुआ था, और वहीं से शुरू हो जाता है खिलजी। और खिलजी के बाद में फिर वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बना, और उसके बनने के बाद में फिर कौन बना शासक, उसी का ही भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और इस तरीके से हम एक एक वंश है वो सारे धीरे धीरे वो पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी को आज पता है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए, और पेड़ पौधों को बिल्कुल भी ना काटे, उन्हें पानी दे, और अपने आसपास क्या पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाए, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतनी काफी। We'll be right back.